my dear champions, welcome all of you on the channel द पंकज कुमार। आज का छोटा सा लेक्चर एक ही टॉपिक के ऊपर में है। लेक्चर नंबर 4, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, सो चैप्टर 9 क्लास 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4 बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम लोग शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो माय डियर चैंपियंस, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम एक कैलकुलेशन ऑफ मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वर्च्यू ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोशन, जो कि उस ऑब्जेक्ट के मास और जो वो मोशन कर रहा है जिस वेलोसिटी से उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम नाम दिया गया, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह कवर किया गया, उसको नाम दिया गया डिस्टेंस। अगर वो शॉर्टेस्ट है तो डिस्प्लेसमेंट। जो भी उसके लिए वो टाइम लग रहा है, डिस्टेंस बाय टाइम कर दे रहे हैं, तो उसको नाम दे दिया गया स्पीड। एक नई क्वांटिटी, डायरेक्ट क्वांटिटी बन गई स्पीड। ठीक उसी प्रकार से वो ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा, और उन दोनों के प्रोडक्ट को नाम दिया गया मोमेंटम, जो कि उसके मोशन के कैलकुलेशन को बताता है। अब हमारा आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां पे एक सिस्टम की बात होगी। अगर स्टेटमेंट की बात करें, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट का नहीं ले रहे हैं, एक सिस्टम ले रहे हैं। अब सिस्टम कहने का मतलब मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मान लिया हमने कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए कुमार, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया बी कुमार। ठीक है, ये इस तरफ मोशन कर रहा है, ये भी इस तरफ मोशन कर रहा है। ठीक बात है। अभी इसकी पर्सनल जो एक चीज और बता दो मैं, कि जो ए के लिए है सब कुछ हम लोग उसको 1 1 1 करके रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बी के लिए है वो सब कुछ हम लोग 2 2 2 करके रिप्रेजेंट करेंगे। पूरे डेरिवेशन में कहीं पास भी अगर 1 1 1 लगा रहेगा तो समझ जाना कि वो ए के लिए है, और बी के लिए 2 2 2 लगा रहेगा। ओके, जैसे कि इसकी मास ले लिए m1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u1, इसकी मास हो गई m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u2। ठीक है, तो अब इसकी जो मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम, और इसकी जो इनिशियल मोमेंटम है, दोनों को अगर प्लस किया जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, तो ये हमेशा बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। अब फाइनल मोमेंटम क्या है? अभी ये दोनों इधर इधर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक बात है। अब क्या हुआ कि एक्सटर्नल कॉज की वजह से दोनों के दोनों टकरा गए। ये अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई तभी तो ये ओवरटेक करेगा। ये दोनों आपस में टकराए। माय डियर चैंपियंस, जिस समय वो टकराते हैं उस समय उनकी डायरेक्शन क्या है? इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसी तरफ भागेगी, इसकी डायरेक्शन वो इस तरफ। टकराने के बाद जिसे वो टकराएगा, टकराने के बाद ये इधर ही जाना चाहेगा, ये इधर ही जाना चाहेगा। भले कोई जरूरी नहीं कि वो जा भी पाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, रौंदते हुए दोनों आगे निकल जाते हैं। ठीक है, एक लकड़ी को हमने ऊपर से गिरा दिया और दूसरा लकड़ी और ढूलते ढूलते आ रहा है। एक मूवी आई थी पुष्पा, उसमें देखे हो गए, वो बहुत सारा चंदन की लकड़ियां गिरा देता है, तो ऊपर से गिरते 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 आते हैं, पीछे वाला आगे वाले को टकराते हुए दोनों लपेटते हुए आगे निकल जाते हैं। हाँ, दूसरे वाले की जिस समय टकराएंगे उस समय दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गए, 1 सेकंड के लिए या उससे भी कम समय के लिए। लेकिन क्योंकि उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि दोनों ही आगे फिर निकल जाते हैं, तो टकराने के बाद ये इधर और ये इधर। ठीक है, ए बी ए बी। इसको हम एक सिचुएशन में दे देते हैं, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, ओके। और टाइम ऑफ कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ओके, ये 3 सिचुएशन आया। तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, दोनों का मोमेंटम को अगर प्लस किया जाएगा तो दोनों सेम होता है। ठीक है,
इंडिविजुअली कोई जरूरी नहीं कि ए का मोमेंटम इस ए के मोमेंटम के बराबर हो, वो थोड़ा कम ज्यादा होगा, लेकिन दोनों को ऐड किया जाएगा तो सेम होगा। फिर जैसे कि बाई द वे अगर दोनों का मोमेंटम प्लस करने के बाद 12 आता है तो हो सकता है ये 5 + 7 12 हो, ये 9 + 3 12 हो, 8 + 4 12 हो सकता है। जो भी है, दोनों का जो मोमेंटम का जो सम है, सिस्टम का जो पूरा कंप्लीट मोमेंटम है वो सेम होता है पूरे कंप्लीट सिस्टम के। इंडिविजुअली सेम होना, हो सकता है कि सेम हो भी जाए, ठीक है, हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है। तो अब हमें इसी को डेराइव करना है। थोड़ा सा डिफिकल्टीज जाता है, क्लास 9 के हिसाब से बच्चे लोग बहुत इसको वो ले लेते हैं, बड़े आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझोगे तो जरूर होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, सब कुछ 1 1 1 ए के लिए रिप्रेजेंट होगा, सब कुछ 2 2 2 बी के लिए रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम बाय definition of momentum, क्या कहता है डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो अभी हम लोग इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम पी आई, पी लग गया मतलब मोमेंटम, आई लग गया मतलब इनिशियल। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए क्या होगा? m1 × u1। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी m2 u2। ओके, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम दैट मीन्स a प्लस b दोनों को मिला करके तो क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2। ओके, एंड इन द सेम वे आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम p f ऑफ a m1 v1, क्योंकि फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम है, फाइनल वेलोसिटी का इनटू होगा। Then Pf of B is equal to m2 v2। ओके, दिख रहा है कि नहीं? थोड़ी रहे, आ जाएगा। Then final momentum of system A plus B, so it should be m1 v1 plus m2 v2। अब अपने को क्या करना है कि ये वाले, ये जो बने हैं इन्हीं दोनों को आपस में इक्वल शो करना है। ये तो हमारा डेरिवेशन है, ये तो हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। कि किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल होता है, ठीक है। या ये कहें कि अगर उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो भी उसकी मोमेंटम क्या होगी? सेम रहेगी, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। लेकिन ये जो कर रहा है खुद से कर रहा है, ठीक है, जो भी कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ओके, ये दोनों निकल गया। अब हमें क्या करना है कि न्यूटन सेकंड लॉ का अप्लाई होगा। फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? अनबैलेंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम स्टेटमेंट लिख देते हैं। एफ ए बी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, एफ ए बी डेल पी बाय टी। रेट ऑफ का मतलब टी से डिवाइड होगा, चेंज इन मोमेंटम डेल पी हो गया। एफ ए बी डेल पी, डेल पी का मतलब पी एफ माइनस पी आई। ये सेकंड लॉ वाले में हमने पढ़ा था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पी एफ बाय पी आई आ गया, ठीक है। अब एफ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पुट करेंगे हम लोग। ए बी, ए अप्लाई कर रहा है बी के ऊपर में, यहां सब कुछ क्या हो जाएगा? 1 1 वाले हो जाएंगे, m1 v1, ठीक है। देखो ये जो ए बी लिखा हुआ है डायरेक्शन बता रहा है, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, वो डायरेक्शन बताना चाहता है। तो यहाँ पे हम लोग ए वाला जो भी अप्लाई कर रहा है बी के ऊपर में फोर्स वो लेंगे। तो m1 v1 माइनस
m1 u1 by t. ओके, एंड इन सेम वे अगर हम लोग अब निकालें एफ बी ए का, एफ बी ए का मतलब होता है कि बी अप्लाई कर रहा है ए के ऊपर में. ओके, जो बी अप्लाई कर रहा है ए के ऊपर में, इट मीन सब कुछ 2 से रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 बाई टी. देखो यहीं पे कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. यहां पर मैंने क्या लिखा, एफ ए बी में m1 v1 m1 u1, एफ बी ए में m2 v2 m2 u2. पहले तो हमें यह समझना है कि ए बी और बी ए है क्या. फोर्स अप्लाई बाय ए ऑन बी, ए बी का मतलब फोर्स अप्लाई बाय ए ऑन बी. ए क्या है, बी के ऊपर में फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, एंड इन द सेम वे फोर्स अप्लाई बाय बी ऑन ए, फोर्स अप्लाई बाय बी ऑन ए. अगर ये दो ऑब्जेक्ट ऐसे टकरा रहे हैं, ये भी इसके ऊपर में ताकत लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर में ताकत लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर में ताकत लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो यहां पे यही रिप्रेजेंट किया गया है कि ए जो अप्लाई कर रहा है बी के ऊपर में, उसको ए बी लिख दिया गया. बी जो अप्लाई कर रहा है ए के ऊपर में, उसको बी ए लिख दिया गया. क्योंकि ए अप्लाई कर रहा है m1 u1 होगा, m1 v1 होगा. बी अप्लाई कर रहा है m2 v2 m2 u2 होगा. ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ से हुआ. ओके, फ्रॉम थर्ड लॉ, अब यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई होगा. न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दोनों फोर्स एक दूसरे पर से अप्लाई हो रहा है, जितना ये लगाएगा उस पर वो भी इतना लगाएगा इसके ऊपर में. एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी. अब माइनस क्या आ गया भाइयों बहनों, माइनस आ गया कि अपोजिट डायरेक्शन में है. ये इधर से लगा रहा है, वो इधर से लगा रहा है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इसलिए यहां पे लगाओ माइनस. ठीक है, पुट कर दो वैल्यू अब इसकी, m1 v1 माइनस m1 u1 बाय टी इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 बाय टी. ओके, नाउ टी टी कैंसल, क्या बचेगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, m2 v2 प्लस m2 u2. और अब सारे 2 वाले को और 1 वाले को एक तरफ रिप्रेजेंट कर देंगे, या v वाले को और u वाले को. ठीक है, तो देखो क्या करना है अब अपने को, m1 v1 अपनी जगह पर है. ठीक है, अब इसके बाद m2 v2 को इधर ले आओ, तो वो आगे प्लस हो जाएगा. m2 v2 इज इक्वल टू, क्या बच गया, m1 u1 जो है निगेटिव में था, इसको उस तरफ भेज दो, तो m1 u1 प्लस m2 u2. ये आ गया हमारा m1 v1 प्लस m2 v2. क्या था, फाइनल मोमेंटम ऑफ a प्लस बी, pf ऑफ a प्लस बी. एंड इन द सेम वे m1 u1 m2 u2 क्या है भाई, m1 u1 m2 u2 इनिशियल मोमेंटम ऑफ a प्लस बी, a प्लस. ये आ गया हमारा, यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही तो है डेरिवेशन. एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. देखो स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी सिस्टम के ऊपर में अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई नहीं करते हैं, तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का मोमेंटम उनका सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है. ठीक है, किसी भी सिस्टम के ऊपर में वो अपने से चाहे जो भी कर रहे हैं, जैसा भी उनमें वेलोसिटी अप्लाई है, चाहे कोलिजन नहीं भी हो रहा है, वैसा केस नहीं भी है, तो भी उनका मोमेंटम पहले जैसा था वैसा बाद में भी रहेगा. ठीक है, किसी भी सिस्टम के ऊपर में अगर हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उसका मोमेंटम पहले और मोमेंटम बाद में भी दोनों के दोनों सेम रहेंगे. ये हमारा स्टेटमेंट हो गया. द टोटल मोमेंटम ऑफ a सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ठीक है, अब हम लोग उसको समझते हैं, डेराइव करते हैं कैसे आता है. ये दो ऑब्जेक्ट ले लिया, दोनों की वेलोसिटी इधर है, दोनों ऐसे आगे इस तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं. ठीक बात है, सारे ए वाले को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे. इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, मास इसका v1 है, सॉरी m1 है, इसके लिए u2 m2 हो गया.
इसका मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा m1 फाइनल वेलोसिटी v1, मास हो जाएगा m2 फाइनल वेलोसिटी v2। ओके, यहाँ पे दोनों कोलाइजन हुआ, उनका कोलाइड हुए। जिस समय कोलाइड हुआ उस समय एक का डायरेक्शन इधर भागता है, एक का इधर भागता है, दोनों अपोजिट में उनका एक बार टेंड्स टू होते हैं, भले जा ना पाए पर उनकी इच्छा होती है, टेंड्स टू होता है वो, ठीक है। अब टकराने के बाद क्योंकि इसकी ऑलरेडी इतना ज्यादा है, वो दोनों के दोनों ही आगे निकल जाते हैं। हालांकि ये क्लास 9th के लिए है, क्लास 11th में ये 5-6 केसेस में और बढ़ जाते हैं। वो दोनों इधर चले गए, एक इधर चला गया, एक ऐसे तिरछा चले जाता है बाय द वे, एक ऐसे ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। इस तरह से अलग अलग केसेस क्लास 11th में बटे हुए हैं, लेकिन क्लास 11th में फिलहाल अभी जस्ट ये इंट्रोडक्शन टाइप से है। ओके, ये सिचुएशन हो गया। मोमेंटम का डेफिनेशन कहता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए निकाल लिया गया, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी निकाल लिया गया, मास इनटू वेलोसिटी। इसके लिए u1, इसके लिए u2 लगा दिया गया, दोनों को प्लस कर दिया गया। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए प्लस बी, दोनों के दोनों ऐड हो गए। ओके, फाइनल मोमेंटम दोनों का निकाल लिया गया। फाइनल मोमेंटम ऑफ ए m1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी m2 v2। फिर दोनों को ऐड कर दिया गया, m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम के लिए डेल पी हो गया, रेट के लिए टी हो गया हमारा। डेल पी का फॉर्मूला होता है पी एफ माइनस पी आई। ए बी, फोर्स अप्लाई बाय ए ऑन बी, इसलिए हमने ए बी लगा दिया। और क्योंकि ए अप्लाई कर रहे हैं सब, इसके लिए 1-1 वाले ले लिए, m1 v1 m1 u1। ठीक, ये भी इस पर अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई बाय बी ऑन ए, तो m2 v2 माइनस m2 u2। हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे एंड अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, इसलिए माइनस लगा दिया हमने, उनकी वैल्यू पुट कर दिया गया, टी टी कैंसिल हो गया, माइनस ब्रैकेट ब्रेक किया तो ये पॉजिटिव निगेटिव बन गया और निगेटिव पॉजिटिव बन गया। ट्रांसपोज कर दिया गया, ये निगेटिव इधर आकर के पॉजिटिव हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2, और इन द सेम वे m1 u1 प्लस m2 u2। तो यही तो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये इक्वेशंस काफी काम आने वाला है आपको न्यूमेरिकल्स बनाते टाइम। एग्जांपल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस टॉपिक पर। सो माय डियर चैंपियंस, आज के इस लेक्चर में सिर्फ ये एक टॉपिक, काफी अच्छा डेरिवेशन है, काफी अच्छे से प्रैक्टिस करो आप लोग। अगर इस डेरिवेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओ, हम फिर से एक और वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।